कहानी की शुरुआत ट्रेन की पटरी को दिखाते हुए होती है। इसके तुरंत बाद हमें 1968 का समय दिखाया जाता है, जहां पॉल ने आइरिस नाम की लड़की को सरप्राइज देने के लिए एक स्काई व्यू रेस्टोरेंट पर लाया था। आइरिस बहुत ज्यादा उत्साहित हो चुकी थी और खुशी में इस रेस्टोरेंट के कमर्शियल के लिए आइरिस और पॉल की स्टोवर के साथ तस्वीर भी ली जाती है। आखिरकार ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट का फ्लोर कांच का था, जिससे नीचे का नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था और इसी रेस्टोरेंट के ठीक केंद्र में एक लाइव किचन भी मौजूद था। लोग यहाँ पार्टी कर रहे थे कि तभी आइरिस पॉल की जेब में एक गुलाब का फूल लगा देती है, जिस पर लगे कांटे से उसकी उंगली में चुभन हो जाती है और उंगली से खून निकल आता है। यह देखकर उसे उल्टी आ जाती है, जिसे देखते हुए रेस्टोरेंट में आई हुई सिंगर समझ जाती है कि आइरिस गर्भवती है। और जब उसने आइरिस से पूछा तो आइरिस को खुद ही उस समय उसके मुंह से पता चल रहा था। लेकिन यह बात सुनकर आइरिस बहुत खुश थी और यहाँ वह सिंगर के बेटे को भी देखती है और पता नहीं क्यों उसे इस बच्चे के साथ आकर्षण महसूस होने लगता है। खैर, इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह पॉल के पास चली जाती है और पॉल उसे लेकर इस इमारत के टॉप व्यू टेरेस पर चला आता है, जहाँ वह आइरिस को प्रपोज कर देता है। आइरिस उत्साहित होकर प्रपोजल को जल्दी से स्वीकार कर लेती है और उसे यह खुशखबरी भी देती है कि वह गर्भवती है, जिससे पॉल भी बहुत खुश हो जाता है। यहीं पर आइरिस नोटिस करती है कि सिंगर का वह बेटा इस टॉप फ्लोर से एक सिक्का नीचे की ओर फेंक देता है। सिक्के को हमें दिखाया जाता है कि जमीन पर गिरने की बजाय एसी के आउटडोर यूनिट में वैक्यूम प्रेशर से अंदर चला जाता है, जबकि ये सब लोग पार्टी करने के लिए आ गए थे। जब ये सभी लोग मजे से डांस करते हुए झूम रहे थे, तब दिखाया जाता है कि रेस्टोरेंट का फ्लोर हिलने लग गया था। इधर सिक्का फैन से निकलकर एसी के डक्ट के अंदर घूमने लग गया और रेस्टोरेंट के अंदर कांच वाला फ्लोर अचानक टूट गया। सभी लोग नीचे गिर गए। पॉल ने खुद को बचाने के लिए एक कांच का टुकड़ा पकड़ रखा था, जिससे उसके हाथ भी जख्मी हो रहे थे, लेकिन फिर भी वह खुद को बचाने में असफल रह जाता है और नीचे गिरकर मर जाता है। जबकि आइरिस उस समय एक खंभे को पकड़कर लटकी हुई थी, इसलिए वह बच गई और बाकी सभी मारे गए। वह सिक्का जो उसी डक्ट के अंदर उड़ रहा था, वहां से निकलकर एक दूसरी जगह चला जाता है और गैस के पाइप में लगकर लीकेज कर देता है, जिसके ऊपर लाइव किचन में भी आग लग जाती है। इस आग में जलकर वह सिंगर भी मर जाती है और आइरिस खुद को बचाने के लिए पियानो के नीचे छिप जाती है। जब यह काम नहीं बना तो आइरिस लिफ्ट के पास पहुंच गई, जो लिफ्ट अब पूरी तरह भर चुकी थी। इससे पहले कि लिफ्ट नीचे की ओर जा पाती, लिफ्ट के नीचे एक आदमी आकर कुचल जाता है। इससे लिफ्ट भी खराब हो जाती है और लिफ्ट में सवार सभी लोग भी अपनी जान गंवा बैठते हैं, मारे जाते हैं। वह वापस ऊपर रेस्टोरेंट की ओर गई तो रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा भी टूटकर एक तरफ लटक गया, जिसके अंदर जाकर लोग अपनी जानें बचाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ बस एक पियानो ही था जो इस पूरे हिस्से का संतुलन बनाए रखे हुए था। वह सिक्का जो इधर डक्ट्स में घूम रहा था, वह आकर इस पियानो के ऊपर गिरा और संतुलन बिगड़ गया तथा रेस्टोरेंट का यह हिस्सा भी नीचे गिर गया। उस जगह पर मौजूद लोग भी मारे गए। यहाँ आइरिस को उसी सिंगर का बेटा दिखता है जिसने उसे पकड़ लिया। वह उसे बचाकर यहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन उसकी नीचे की जमीन भी टूट गई। खुद को बचाने के लिए उसने रिंग को दो सरियों के बीच फंसा लिया, लेकिन रिंग की वजह से उसका हाथ कटकर छिल गया, रिंग उतर गई और बच्चे के साथ आइरिस भी नीचे गिरकर मर गई। तभी उसी वक्त एक लड़की ने अचानक चौंककर चीख मार दी और हमें पता चलता है कि यह सब जो हमने अभी अभी देखा था, वह स्टेफनी नाम की लड़की के हैलुसिनेशन थे। वह उस समय अपने क्लासरूम में बैठी हुई थी। उसकी इस तरह चिल्लाने से उसकी क्लास खराब हो जाती है। उसकी प्रोफेसर ने जब इस बारे में पूछा तो स्टेफनी ने बताया कि मुझे ऐसे हैलुसिनेशन और डरावने विजन आते रहते हैं। रात में भी वह यही डरावना सपना देखकर चीखते हुए उठ बैठी और तब उसकी रूममेट ने उसे बताया कि तुम्हें इस बारे में अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए। वह अपने घर आकर अपने डैड से मिली, अपने अच्छे भाई से मिली, जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, और वे दोनों मिलकर अपने अंकल के घर चले गए, जो उनकी मॉम के भाई थे। अपने कज़न्स के साथ इन दोनों की बहुत अटैचमेंट थी। सभी लोग यहाँ एंजॉय कर रहे थे कि तभी स्टेफनी अपने अंकल से अपनी ग्रैंडमा आइरिस के बारे में पूछती है। यानी आइरिस, जिसे हमने स्टेफनी के विजन में देखा था, वह उसी की ग्रैंड मॉम थी। उसके अंकल अपनी मॉम का नाम सुनकर स्टेफनी पर गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा हमारे लिए मर चुकी हैं। वह पागल हो चुकी थीं। हमें छोड़कर वह एक आइलैंड पर जाकर रहने लग गई थीं, जिसके बाद से वह हमसे कभी मिलने नहीं आई।
इसी वजह से तुम्हारी मॉम की भी दिमागी हालत खराब हो गई और वह भी हमें छोड़कर चली गईं। गुस्से में उसके अंकल तो बातें सुनाकर चले गए, लेकिन उसकी आंटी ने उसकी मदद की और आयरिस के भेजे हुए लेटर्स का पता तथा आयरिस की कुछ चीज़ें दी। इन चीज़ों में कुछ तस्वीरें भी थीं जो पॉल और आयरिस ने उस स्काई व्यू रेस्टोरेंट के सामने खिंचवाई थीं। यह देखकर स्टेफनी बुरी तरह चौंक गई। यही तो तस्वीर में रेस्टोरेंट था जो उसके विजन में आया था। अब स्टेफनी आयरिस से मिलने के लिए उस वीरान आइलैंड पर चली जाती है। वहाँ एक घर तो था, लेकिन उस घर की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में स्टेफनी अपना परिचय देती है तो आयरिस उसे घर के अंदर बुला लेती है। आयरिस भी स्टेफनी को देखकर काफ़ी उत्साहित थी। वह स्टेफनी से उसकी मॉम के बारे में पूछती है तो स्टेफनी कहने लगती है कि हमारी मॉम तो हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। यहाँ स्टेफनी आयरिस को अपनी मुख्य बात बताती है कि मैंने आपको और ग्रैंडपा को उस स्काई व्यू रेस्टोरेंट पर देखा था और वह रेस्टोरेंट तबाह हो रहा था। आपके साथ मौजूद सभी लोग मर रहे थे। मुझे यह डरावना सपना, यह विजन हर रात आता रहता है। यहाँ आयरिस उसे कहती है कि जो तुम्हें विजन आते हैं वे मुझे भी आते थे और उसी विजन की वजह से मैं उस दिन होने वाले बड़े हादसे को बचा पाई थी। उस दिन मैंने उस बच्चे के हाथ से उस सिक्के को छीन लिया था जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ था, और फिर रेस्टोरेंट का जो फ्लोर टूटा था वह भी मुझे पहले ही पता था। इसलिए मैंने जाकर माइक में घोषणा करते हुए सभी से कह दिया कि फ्लोर टूटने वाला है, जिसकी वजह से लोग पहले ही वहाँ से निकल गए थे और इस तरह काफ़ी लोग मरने से बच गए थे। स्टेफनी हैरानी से पूछती है, आपने उस दिन सबकी जान बचा ली थी? तो आयरिस कहती है, हाँ, उस दिन मैंने मौत को धोखा देकर सबकी जान तो बचा ली, लेकिन मौत ने उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। मौत उन लोगों के साथ खेल खेलने लग गई। जो भी लोग उस हादसे में बचे थे, मौत उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारने लग गई। न सिर्फ उन्हें, बल्कि अगर उनके बच्चे भी होते थे, मौत उन्हें भी नहीं छोड़ रही थी। और अगर वहाँ मौजूद कुछ लोग बच निकले और उनके बच्चे इस दुर्घटना के बाद भी पैदा होने लगे, तो मौत उन्हें भी मारने लग गई, क्योंकि अगर वे लोग उस हादसे में मर जाते तो उनके बच्चे आगे पैदा न होते। मौत जब एक के बाद एक करके उस हादसे के लोगों को मार रही थी, तब मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा हुआ। पॉल को भी मौत ने कैंसर देकर मारा था और तब मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब अगली बारी मेरी है। मौत को चकमा देने के लिए मैं यहाँ आकर छिप गई। अगर मैं मर गई तो मौत तुम्हारी मॉम के साथ साथ उसके भाई, उसके बच्चों को, यहाँ तक तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी मार डालेगी। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम सबको कुछ नहीं होने वाला। यहाँ स्टेफनी पूछती है कि आखिर ये विजन मुझे ही क्यों आ रहे हैं? तब आयरिस ने कहा कि क्योंकि मौत अब हमारे पीछे लग चुकी है। ये बात सुनकर स्टेफनी बुरी तरह डर गई। तब आयरिस ने उसे एक किताब दी जिसमें उस हादसे में बचे लोगों की बाद में हुई मौतों की कहस्य लिखे हुए थे और साथ ही मौत को चकमा देने के तरीके भी लिखे गए थे। स्टेफनी को ये बातें बकवास लगने लगीं, इसलिए उसने किताब नहीं ली और आयरिस से कहा कि मैं आपसे मिलने दोबारा आऊँगी। यह कहकर वह बाहर चली गई। आयरिस, जो काफ़ी सालों से बाहर नहीं निकली थी, ने अपने बच्चों को बचाने के लिए मौत के सामने आने का फैसला किया और बाहर निकलकर स्टेफनी को वह किताब पकड़ा दी। उसने कहा कि मौत अब तुम्हारे पीछे आएगी और अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें इस किताब का इस्तेमाल करना ही होगा। स्टेफनी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी तो आयरिस ने कहा कि यहीं रुककर मेरी मौत देखो। यहाँ हम देखते हैं कि एक जगह से गैस लीक हुई, गैस लीक होने से एक चीज़ खराब हुई, उसके बाद दूसरी, और इसी तरह एक श्रृंखला बनते हुए आयरिस के मुंह में सीधा लकड़ी जैसी कोई चीज़ घुस गई और आयरिस की वहीं मौत हो गई। अब स्टेफनी को आयरिस की बातों पर यकीन होने लगा। यह 2 दिन बाद ही आयरिस का अंतिम संस्कार था, जहाँ स्टेफनी की मॉम भी आई हुई थी। स्टेफनी को समझ आ रहा था कि अगर आगे अगली मौत होगी तो स्टेफनी की मॉम की ही होने वाली है। अपनी मॉम की जान बचाने के लिए वह आयरिस की किताब पढ़ने लग गई, जिसमें आयरिस ने वह सिक्का भी छिपा कर रखा हुआ था जिसकी वजह से उस दिन होने वाले हादसे को बचाया था। सारी बात समझते हुए स्टेफनी तुरंत अपनी फैमिली को कॉल लगाती है ताकि उन्हें सतर्क कर सके, लेकिन यहाँ कोई भी उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। यहाँ दिखाया जाता है कि स्टेफनी की पूरी फैमिली मज़े से पार्टी कर रही थी। उसी पार्टी में मौत अपना खेल खेलने लग गई। यहाँ एक गिलास गिरते ही उस कांच का टुकड़ा बर्फ में गिर गया। यहीं से सभी बर्फ ले रहे थे। यह बर्फ का टुकड़ा स्टेफनी के अंकल के गिलास में चला गया और उन्होंने गिलास साइड पर रख दिया तथा यहाँ सारी चीजें थोड़ा थोड़ा करके अपनी जगह बदलती रहीं। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे यह सब किसी योजना के तहत हो रहा हो।
स्टेफनी के अंकल के हाथ से वह गिलास गिर जाता है और कांच का टुकड़ा उनके पैर में घुस जाता है। दर्द की वजह से वह वहीं गिर पड़ते हैं। उनके गिरने से जमीन में पैदा हुई कंपन से एक औजार घास काटने वाली मशीन पर गिर जाता है और मशीन शुरू हो जाती है तथा देखते ही देखते वह मशीन स्टेफनी के अंकल के मुंह पर चढ़कर उसका पूरा मुंह कुचलते हुए उन्हें मार देती है। उसकी इस भयानक मौत से सभी लोग डरकर बौखला जाते हैं। स्टेफनी बहुत डर चुकी थी और वह अब पूरी फैमिली को समझाती है कि मौत उनके पीछे पड़ चुकी है। उसने बताया कि आयरिस के उस दिन टॉवर पर चढ़ जाने के बाद मौत ने उन सभी लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था जो उस टॉवर में बच गए थे। मौत ने उन्हें और उनकी फैमिली को पूरी तरह खत्म कर दिया और बस अब उनकी फैमिली के साथ एक और लड़के की फैमिली जिंदा थी। स्टेफनी उन्हें समझाती है कि देखिए, पहले आयरिस मरी, फिर उनके सबसे बड़े बेटे, इस तरह अंकल के मर जाने के बाद अब बारी उनके बेटे की है और जब मेरी मॉम मरेंगी तो उसके बाद मेरी मरने की बारी आ जाएगी। यहाँ मौजूद किसी को भी स्टेफनी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि उसके अंकल के बच्चे और उसके कजन्स भी उससे नाराज हो गए कि स्टेफनी उसके डैड की मौत का मजाक बना रही है। यहाँ बस एक ही व्यक्ति था जिसे स्टेफनी पर यकीन हो रहा था और वह कोई और नहीं बल्कि स्टेफनी की मॉम थी। लेकिन स्टेफनी अपनी मॉम से अच्छे से बात नहीं कर रही थी। यहाँ अब हमें अंकल का बड़ा बेटा, जो अपनी पियर्सिंग शॉप पर दिखाया गया, अपना काम खत्म करने के बाद शॉप बंद करता है और अपने डैड की याद में हाथ पर डैड का टैटू बनाता है। इस समय उसने अपनी नाक में एक रिंग पहनी हुई थी। यहाँ उसके नाक के पियर्सिंग पर फोकस करते हैं और अचानक ऊपर लगा फैन शुरू हो जाता है जिसके साथ एक मैग्नेटिक चेन थी जो उसके नाक के पियर्सिंग में फंस जाती है। फैन चलते ही वह चेन भी घूम गई और वह लड़का लटक कर घूमने लग गया। नीचे बहुत सारा केरोसिन गिर चुका था जो उसके लाइटर से आग लग जाती है। वह खुद को उस चेन से छुड़ा लेता है लेकिन नीचे आग में गिर जाता है। हम देखते हैं कि शॉप में आग काफ़ी तेज़ी से फैल चुकी थी। जैसे ही स्टेफनी को यह पता चलता है कि उसके शॉप में आग लगी थी, इसलिए सुबह होते ही वह शॉप जाने का फैसला करती है, लेकिन वह तो उनकी कार के सामने आते ही उन्हें रोक देता है। हैरानी की बात यह थी कि उसके बाजू के अलावा उसे कहीं और चोट नहीं लगी थी। अभी वे सभी यही बात कर ही रहे थे कि तभी तेजी से एक ट्रक आती है, लेकिन वहां भी वह बाल बाल बच जाता है। यह देखकर वह स्टेफनी से कहने लगता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे कुछ नहीं होगा। यहाँ स्टेफनी को उसकी बातें बिल्कुल बकवास लग रही थीं। उसकी बातों पर ध्यान देने की बजाय वह सीधे सड़क की चीज़ों पर ध्यान देने लग जाती है कि क्या यह चीज़ उसे नुकसान पहुंचा सकती है या नहीं। यहीं से एक कचरे की गाड़ी गुजरती है तो स्टेफनी उसे दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन वह तो जाकर उससे चिपकने लग जाता है और सच में पता नहीं क्यों उसे कुछ होता भी नहीं। अब लड़का स्टेफनी से कहने लगता है कि देखा, मैंने कहा था कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। उस लड़के की दूसरी बहन भी अपने वॉक के लिए निकल जाती है कि तभी एक बॉल आकर उसके सिर पर लगती है जो सीधा कचरे के डिब्बे में गिर जाती है और गाड़ी वाले उसे जल्दी से गाड़ी में डाल देते हैं। यह सब कुछ होते हुए उन तीनों ने भी देखा था। जल्दी से जाकर वे तीनों उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं। स्टेफनी भी अपनी जान की परवाह किए बिना गाड़ी पर चढ़ जाती है, लेकिन देखने में आता है कि अंदर तो कचरा कुचल रहा था और इसी मशीन में उस लड़की का शरीर भी टुकड़े टुकड़े हो गया। देखते हैं कि स्टेफनी के हाथ में बस उस लड़की का हाथ ही रह गया था और वह बहुत दर्दनाक तरीके से मर गई। उसकी मौत से सभी लोग बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। स्टेफनी का भाई स्टेफनी से कहता है, तुम ठीक कह रही थी। लेकिन इस समय स्टेफनी को अपनी थ्योरी पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो लड़की मरी थी उसकी जगह तो पहले उसके बड़े भाई को मरना चाहिए था। तब यहाँ उनकी आंटी ने आकर एक बड़ा सच उजागर किया कि असल में वह लड़का स्टेफनी के अंकल का बेटा था ही नहीं। इसी वजह से उसकी मौत नहीं हुई, बल्कि उसकी बहन की मौत हो गई जो अंकल की बड़ी बेटी थी। यह सुनते ही स्टेफनी चौंक गई। स्टेफनी के साथ सभी, क्योंकि अब सभी को स्टेफनी की बातों पर यकीन होने लगा था। वह जो लड़की मरी थी उसका छोटा भाई स्टेफनी से कहने लगता है, यानी अब इस बार मेरी मरने की बारी है। स्टेफनी, मैं मरना नहीं चाहता, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? स्टेफनी कहती है, मैं बचाना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। तब उसका भाई उसे कहता है कि तुमने पहले भी फिगर आउट कर लिया था कि क्या होने वाला है, इसलिए अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान दो, शायद समझ जाओगी। स्टेफनी को याद आता है कि आयरिस यानी उसकी ग्रैंड माँ ने उसे एक लड़के के बारे में बताया था जो उस दिन टॉवर से बच गया था। वह आज भी एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था, यानी वह अभी जिंदा था और उसने मौत को चकमा दे दिया था, या उसे मौत को चकमा देना आता था। इसलिए अब सभी उसके पास जाने का फैसला करते हैं। यहाँ वह आदमी जब अपना नाम जेडी सुनता है तो हैरान हो जाता है। इस नाम से उसे सिर्फ आयरिस ही पुकारती थी।
ये लोग उससे सवाल करते हैं कि आप आयरिस को कैसे जानते हैं। तब उसने बताया कि उस दिन जब टॉवर वाला हादसा हुआ था तब मैं वहीं था, मैं सिंगर का बेटा हूँ। यह जानते ही स्टेफनी को आए हुए सारे विजन याद आ गए और वह उसे तुरंत पहचान गई। यह आदमी उसे बताता है कि आयरिस काफ़ी सालों पहले भी उससे मिलने आई थी, क्योंकि वह पॉल यानी अपने पति के लिए मौत को चकमा देना चाहती थी, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वे उसकी जान बचाने में असफल रहे थे। स्टेफनी पूछती है कि क्या कोई ऐसे लोग हैं जो अपनी मौत से पूरी तरह बच गए हों। तब वह आदमी कहने लगता है कि हाँ, 2 लोग ऐसे हैं जो मौत से बच गए थे, लेकिन इसमें पहले मौत को जीतना था और वह जीत भी गई थी। मौत ने पहले अपना शिकार बनाया और वे मर गए, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर की मदद से उन्हें जिंदा कर लिया गया और उसके बाद से मौत ने उनका पीछा छोड़ दिया। स्टेफनी उसे कहती है, प्लीज़ आप हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन वह आदमी कहता है कि नहीं, मैं भी पहले एक बार मौत को अपनाकर चकमा दे चुका हूँ, लेकिन अब मुझे भी मरना है क्योंकि मुझे कैंसर हो चुका है और एक न एक दिन हम सभी को मरना ही है। मौत से हम भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते, जबकि वही तो हमारी अंतिम मंजिल है। उससे पहले हमें बचे हुए पलों को एंजॉय करना चाहिए। यहाँ जब सभी लोग काफ़ी दुखी हो चुके थे, तभी उनके एक साथी को एक आइडिया आता है कि वह अपने भाई को, जो इस बार मरने वाला है, पीनट खिलाएगा क्योंकि उसे पीनट से एलर्जी थी। इस तरह वह पीनट खाकर मर सकता था, लेकिन प्लान यह था कि जैसे ही वह मर जाएगा तुरंत एंटी एलर्जिक और मेडिकल सुविधाएं देकर जिंदा कर दिया जाएगा और इस तरह मौत को चकमा दे देंगे। जैसे ही कुछ देर बाद वह वार्निंग मशीन के पास आया तो मशीन चली नहीं। उसे जल्दी थी, इसलिए हाथ डालकर पीनट निकालने की कोशिश की, जिससे मशीन का एक स्क्रू ढीला हो जाता है। जिसके बाद ये लोग छिपने के लिए एक कमरे में आ गए। वह अपने भाई से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए एंटी एलर्जिक लेकर आता हूँ। यह कहकर वह दरवाज़ा बंद कर देता है और दरवाजे के पटकने से कुछ बटन चालू हो जाते हैं और एमआरआई मशीन भी शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद वह लड़का वापस आता है, एक इंजेक्टर और व्हील चेयर के साथ। वह इस लड़के को पीनट खाने को कहता है। इससे पहले कि ये लोग अपना प्लान पूरा कर पाते, एमआरआई मशीन शुरू होते ही अपनी हाई मैग्नेटिक रेंज की वजह से यहाँ की सारी धातु की चीज़ों को अपनी ओर खींचने लग जाती है। स्टेफनी का बड़ा कज़न, जिसने पूरे शरीर में पियर्सिंग करवा रखी थी, व्हील चेयर के साथ साथ उसे भी अंदर खींचने लग जाती है और वह अजीब तरीके से अंदर घुसता चला जाता है। वह खुद को बचा भी नहीं पाता। व्हील चेयर भी टूटते हुए उसके अंदर घुस जाती है और वह बहुत दर्दनाक तरीके से वहीं मर जाता है। उसका छोटा भाई, जिसने पीनट चॉकलेट खा ली थी, अब उसे बहुत तकलीफ होने लगी थी। खुद को बचाने के लिए पास में मौजूद इंजेक्शन को ही खुद में लगा लिया, जिससे वह बेहतर तो हो गया, लेकिन वेंडिंग मशीन से एक बड़ी स्प्रिंग बाहर निकल आई जिसे उन्होंने खोला हुआ था। एक दीवार से दूसरी दीवार पर टकराते हुए वह सीधा उस लड़के को लगी जो अभी अभी मौत को चकमा देने के लिए चॉकलेट खाकर एंटी एलर्जिक लगा चुका था, और इस तरह उसकी भी मौत हो जाती है, यानी मौत ने उसे भी नहीं छोड़ा। इन दोनों की मौत से सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। स्टेफनी अपनी मॉम से कहती है, अब आपकी बारी है। आयरिस यानी आपकी मॉम जिस घर में रहती थी, मुझे लगता है कि आपको उसी घर में रहना चाहिए, क्योंकि उस घर में रहकर वह भी काफ़ी समय तक जिंदा रही थीं। अपनी बेटी की बात सुनते ही वह तैयार हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि स्टेफनी के हाथ में जो किताब थी उसमें से वह सिक्का निकलकर नीचे गिर जाता है, जिसे एक बुजुर्ग महिला उठाकर अपने पर्स में डाल लेती है। खैर, स्टेफनी तेजी से अपनी ग्रैंड मॉम के घर निकल जाती है और अपनी मॉम को घर के अंदर जाने को कहती है। उसकी मॉम अपने दोनों बच्चों को लेकर काफ़ी परेशान हो चुकी थीं, तो स्टेफनी ने कहा कि मॉम, जब तक आप जिंदा रहेंगी तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता। यह कहते हुए वह अपने भाई के साथ मॉम को घर के अंदर भेज देती है। लेकिन यहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ तो पहले से गैस लीक हो रही थी और स्पार्किंग भी हो रही थी। हालांकि उसकी गंध स्टेफनी की मॉम को भी आई, लेकिन वह उसे नज़रअंदाज करते हुए अंदर चली गईं और गैस तथा स्पार्किंग की वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि स्टेफनी की कार भी पानी में गिर गई और वह डूबते हुए पानी में तड़पने लगी। अंदर स्टेफनी की मॉम इस धमाके में जल गई थी। उसका भाई, जो अभी घर से बाहर खड़ा था, ने देखा कि उसके ऊपर एक टॉवर गिरने वाला था। इससे पहले कि वह गिरता, उसकी मॉम आकर उसे बचा लेती हैं और टॉवर उसकी मॉम पर गिरकर उनकी मौत हो जाती है। उस लड़के को अब अच्छे से पता चल गया था कि अब मरने की बारी स्टेफनी की है, इसलिए स्टेफनी को बचाने के लिए वह पानी में घुस जाता है। उसे बचाकर बाहर लाता है तो देखता है कि स्टेफनी पहले से ही दम तोड़ चुकी थी, मर चुकी थी। लड़का उसे सीपीआर देता है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि एक बार फिर उसकी जान बच जाती है, वह जिंदा हो जाती है और ये लोग इस बात से खुश हो जाते हैं कि स्टेफनी मरकर जिंदा हुई थी।
उसने मौत को अपनाया था और इस तरह अब वह मौत को चकमा दे सकती थी। ये दोनों इस बात से काफ़ी खुश थे कि जान बच गई, लेकिन अपनी मॉम के साथ बाकी सभी के मरने से दोनों बहुत दुखी थे। सीन कट होकर हमें कुछ समय बाद का दृश्य दिखाया जाता है, जहां अब इनकी जिंदगी पूरी तरह सामान्य हो चुकी थी। चार्ली यानी स्टेफनी के छोटे भाई की आज ग्रेजुएशन पार्टी थी। सभी लोग वहां जाने की तैयारी कर रहे थे। स्टेफनी भी काफी खुश होकर उसके जेब में गुलाब का फूल लगाने लग जाती है और यहाँ फूल में लगा कांटा उसके हाथ में चुभ जाता है। उसके हाथ से बिल्कुल उसी तरह खून निकलने लगता है जैसा मूवी की शुरुआत में आयरिस के हाथ से निकला था। यह देखकर स्टेफनी के होश उड़ जाते हैं और वह समझ जाती है कि मौत का खेल दोबारा शुरू होने वाला है। सीन कट होकर दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि वह सिक्का जो उस दिन आयरिस ने बचाया था और अब जिस बुजुर्ग महिला के पास था, वह महिला जैसे ही अपना वॉलेट खोलती है तो सिक्का उसके वॉलेट से निकलकर गिर जाता है और घूमते घूमते ट्रेन की उन पटरियों पर आता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाई गई थी। यहाँ यह सिक्का ट्रेन के जंक्शन के बीच में अटक जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन का पथ खराब हो सकता था। इधर हम दोबारा स्टेफनी और उसके भाई को देखते हैं, जहां उनके पास उनका पड़ोसी डॉक्टर आया था। वह स्टेफनी के भाई का दोस्त था। वह स्टेफनी से कहने लगता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम आज जिंदा हमारे सामने खड़ी हो। तब स्टेफनी कहती है कि हाँ, मैं भाग्यशाली तो हूँ, मैं उस दिन मरकर जिंदा हुई थी। तब वह आदमी कहता है कि नहीं, तुम मरकर जिंदा नहीं हुई थी। अगर कोई इंसान 5 मिनट तक सांस न ले तो उसे मरा हुआ कहा जाता है, लेकिन तुम तो 2 मिनट बाद ही सांस लेने लग गई थीं। ऐसी हालत को बेहोशी कह सकते हैं, न कि मरना। यह सुनकर स्टेफनी और उसके भाई दोनों के होश उड़ जाते हैं। जल्दी से स्टेफनी ने आसपास की चीज़ों को देखा तो उसे हर चीज़ में अपनी मौत नजर आने लगी, लेकिन इनकी मौत ऐसे थोड़ी आनी थी। वहाँ जो ट्रेन उस पटरी से उतरी थी, वह उतरकर इनके घरों की ओर बढ़ चली। ट्रेन इतनी रफ्तार में थी कि अपनी गति कम नहीं कर पाई। खुद को बचाने के लिए स्टेफनी और उसका भाई दोनों वहाँ से भागने लग गए। ट्रेन आखिर में रुक गई, लेकिन ये लोग फिर भी जिंदा नहीं बच पाए क्योंकि ट्रेन के पीछे उड़ते हुए बड़े बड़े लकड़ी के लॉग्स आकर इन दोनों के शरीर में घुस गए और आखिरकार ये दोनों भी मारे गए और यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।